आधार पर, और चौथा होता है प्रक्रिया के आधार पर। आवाज नहीं आ रही है। नहीं है, साउंड थोड़ा भी नहीं है महोदय। हेलो, आवाज नहीं आ रही है महाशय। नहीं ध्वनि आगच्छन्ति नहीं चित्रम। चित्र आ गई, आवाज नहीं है। बीच बीच में वो नेटवर्क जो बिजली चली जाती है इसलिए कट जाता है वाईफाई। खैर, तो जी 4 भागों में बांटा गया है। परिणाम बोले थे, दूसरा क्या बोले थे? परिणाम के आधार पर विधि उद्देश्य। जी हाँ, मैं बतलाता हूँ फिर से। एक बार बीच में कट गई थी, बिजली चले जाने के कारण से वाईफाई कट जाता है, और वाईफाई के कारण से फिर बीच में नेट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा हो गया। तो अनुसंधान को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 4 भागों में। वैसे अनुसंधान के विषय में बहुत सारे वर्गीकरण किया गया है, उसमें 4 भाग जो है वो मुख्य है, सभी विद्वानों का एक मत है। उसमें से परिणाम के आधार पर, दूसरा है विधि के आधार पर, तीसरा है उद्देश्य के आधार पर, और चौथा है प्रक्रिया के आधार पर। तो अब हम लोग एक एक पर विशद रूप से चर्चा करेंगे कि परिणाम के आधार पर कौन कौन सा आता है, विधि के आधार पर कौन कौन सा आता है, और प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का कौन सा भेद होता है। अब चूंकि इसको तो मतलब पहले से हम प्रिपरेशन में नहीं थे, नहीं तो इसको पावर पर इसको ये शेयर कर देते, स्क्रीन शेयर कर देते, लेकिन कल हमारा टेक्नोलॉजी का जो मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर है वो उपलब्ध नहीं था, वो चला गया था ट्रेनिंग में, इसलिए हम उसका पावर पॉइंट नहीं बनवा पाए। तो इसलिए वैसे मैं दिखा सकता हूं इसके से। तो अब पहला जो होता है कि पहले उद्देश्य के आधार पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर परिणाम के आधार पर चर्चा करेंगे। उद्देश्य के आधार पर जो है सो मुख्य रूप से 10 प्रकार के शिक्षा शास्त्रियों ने माना है उद्देश्य के आधार पर। क्या कहते हैं, अनुसंधान के प्रकार। उसमें जैसे मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है। अब मात्रात्मक क्या होता है, इस पर हम लोग पहले चर्चा करें। पहला जो उसका उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान के प्रकार है, उसमें पहला क्या है, मात्रात्मक प्रकार। अब मात्रात्मक प्रकार क्या होता है कि मात्रात्मक प्रकार का मतलब होता है जैसे अभी ये पर्टिकुलर किसी क्षेत्र या किसी मतलब विषय को लेकर के इस पर अनुसंधान किया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी मैट्रिक का एग्जाम होता है या कि मतलब इंटर का एग्जाम होता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं पेपर पत्रिका में कि इतने बच्चा ने फॉर्म भरा, इतना पास कर गया। या नेता लोग या मतलब राजनीतिज्ञ लोग कहते हैं कि पहले जो है तो इस तरह की व्यवस्था थी, मेरे आने के बाद मैंने इतना विकास किया और ये मात्रा इस तरह से हो गया। जीडीपी पहले इतना % था, अब जीडीपी बढ़ करके इतना % हो गया। ऐसा हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो उसका क्या होता है, अन्वेषण होता है, सर्वे होता है। मात्रा मतलब अन्वेषण किया जाता है कि ठीक है भाई, इस वर्ष जो है सो 2020-21 में इतना बच्चा फॉर्म भरा और इतने बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया और इतने बच्चे जो है सो फेल कर गए। बल्कि जबकि पिछले वर्ष यानी 19-20 में क्या कहते हैं, इतना बच्चा फॉर्म भरा था, इतना बच्चा जो है सो पास किया, इतना बच्चा फेल कर गया। यानी उस वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जो है सो अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, अच्छा रिजल्ट आने वाला है। यानी ये मात्रा के हिसाब से इसका अन्वेषण किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है संख्यात्मक रूप से। दूसरा होता है गुणात्मक।
पहला हो गया मात्रात्मक, उसका अब उसका स्वरूप क्या क्या होता है वो अलग प्रक्रिया है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग अनुसंधान के प्रकार के विषय में हम लोग जाने। पहला हो गया मात्रात्मक, जिसमें मात्रा यानी संख्या इत्यादि का मतलब योग किया जाता है, गुणन घटाव किया जाता है। दूसरा होता है गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब होता है कि व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आया, व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। पहले हम लोग कहते हैं ना कि आजकल शिक्षा में मैट्रिक्स या क्या कि इंटर में अभी तक जो है सो क्वांटिटी बढ़ा है, क्वालिटी नहीं बढ़ा है। लोग क्वांटिटी बढ़ा लिए हैं, मतलब सरकार की ये मंशा है क्वांटिटी बढ़ गया है, ये ऐसे लोगों का कहना है कि जो क्वांटिटी बढ़ रहा है क्वालिटी नहीं बढ़ रहा है। ये आता है गुणात्मक। क्वांटिटी का क्वालिटी का मतलब होता है गुण। गुणात्मक यानी कब मतलब कितना, गुणात्मक में कितना बढ़ा, उसका व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, इसका जो है जैसे कोई बच्चा जो होता है कि मान लीजिए वो पढ़ना प्रारंभ करता है और पहली कक्षा में या द्वितीय कक्षा में उसका बिहेव में क्या क्या चेंजेस आया है, वो इसमें गुणात्मक के अंतर्गत आता है। गुणात्मक के अंतर्गत उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, ये गुणात्मक के अंतर्गत आता है। तीसरा है विवरणात्मक। विवरणात्मक का मतलब होता है क्या, मतलब ये आया तो मतलब कैसे आया, क्या आया, मतलब अगर बच्चों का विकास को कैसे विकास किया गया, क्या इसमें और करना चाहिए, क्या इसमें और क्या किया जा सकता है, और किस प्रकार से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अर्थात मात्रात्मक में संख्या की, मात्रात्मक में संख्याओं का योग होता है, संख्याओं के विषय में बतलाया जाता है। गुणात्मक में क्वालिटी के विषय में बतलाया जाता है, और विवरणात्मक में विवरण से संबंधित यानी जैसे सांख्यिकी इत्यादि से उसका निर्धारण किया जाता है कि इसका कैसे क्या क्या इसमें जोड़ा जा सकता है, क्या क्या घटाया जा सकता है, क्या इसमें विवरणात्मक में क्या व्हाट। और मतलब जैसे हम लोग प्रश्न करते हैं बच्चों से कि मतलब वाटसन ने कहा था कि अगर पांच वृत्तियों का अगर हम प्रयोग करते हैं शिक्षा में तो हमारा शिक्षण बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। जैसे क्या, कैसे, क्यों इत्यादि जो 5 जो क्वेश्चन मार्क है, उसी में से एक आता है क्या, यानी विवरणात्मक में क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या और क्या जा सकता है, क्या करना चाहिए इत्यादि इत्यादि प्रश्न का जब प्रयोग करते हैं वो आ जाता है विवरणात्मक में। तो मात्रात्मक समझ में आ गया, गुणात्मक समझ में आ गया, विवरणात्मक समझ में आ गया। फिर आता है विश्लेषणात्मक। ये उद्देश्य के आधार पर, अभी तो मैं चर्चा कर रहा हूँ, उद्देश्य के आधार पर जो 10 क्या कहते हैं अनुसंधान के प्रकार है उसी का मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें 3 ठो हो चुका है। अब तीसरा है विश्लेषणात्मक, चौथा विश्लेषणात्मक है। विश्लेषणात्मक का अर्थ होता है क्यों और कैसे। विश्लेषणात्मक में होता है क्यों और कैसे, यानी अगर ये बच्चा या कोई समाज में या देश में या कोई राज्य में अभी जैसे कोरोना आया तो कोरोना क्यों आया और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। कोरोना आया तो क्यों आया, कई लोग कहते हैं कि चीन से आया वगैरह वगैरह, तो ये क्या है अनुसंधान का विषय है। तो क्यों और कैसे, इसमें विश्लेषणात्मक में ये तमाम चीजें आ जाती है विश्लेषणात्मक अनुसंधान में। और मतलब कोई भी समस्या है तो क्यों आया, मान बुखार लगा, किसी बच्चे को बुखार लगा तो ये हम लोग अन्वेषण करते हैं कि भाई बुखार क्यों लगा, तो हम लोग कहते हैं क्यों लगा, तो हो सकता है कि ज्यादा नहा लिया हो, वर्षा में बारिश में भीग गया हो, इत्यादि इत्यादि करके कई सारे हमारे मन में प्रश्न आता है, हम उसका उत्तर देते चले जाते हैं। तो ये आ जाता है विश्लेषणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत। और इसका उपचार कैसे होगा, कैसे और क्यों, ये दोनों विश्लेषणात्मक के अंतर्गत आता है। यानी कोरोना आया तो क्यों आया और इसका उपचार कैसे होगा, इसको क्या किया जाए, तो मास्क लगाइए,
सैनिटाइजर का यूज कीजिए, हाथ धोते रहिए, ये कैसे के अंतर्गत आ जाता है। तो विश्लेषणात्मक हो गया। फिर अगला आता है अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त का मतलब होता है जो जिसका हम प्रयोग करते हैं, यानी मतलब शिष्य मतलब जो है विशिष्ट रूप से उसका प्रयोग करते हैं। जैसे सांख्यिकी विधि से चर का निर्धारण करते हैं, अनुप्रयुक्त में आता है चर का निर्धारण। जैसे एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है परतंत्र चर, और तीसरा होता है मध्यवर्ती चर। स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और मध्यवर्ती चर। जैसे हम किसी चीज पर प्रभाव, जैसे 9वीं कक्षा के छात्र को अगर हम आगमन विधि से भी पढ़ाएंगे और निगमन विधि से पढ़ाएंगे, दोनों में अगर तुलना करेंगे तो माध्यमिक कक्षा के छात्र जो हो गए वो हो गए परतंत्र चर, और माध्यमिक कक्षा के छात्र हो गए स्वतंत्र चर। और विधि जो है जैसे आगमन विधि है अथवा निगमन विधि है, जो भी विधि आप प्रयोग करें, या प्रश्नोत्तर विधि है, कई सारे विधियां हैं, उस विधियों को कैसे हम प्रयोग करते हैं ये होता है परतंत्र चर। और उस समय की स्थिति यानी मतलब उसका एनवायरनमेंट, पर्यावरण, वातावरण, शिक्षक के पाठन की विधियां, मतलब बोलने की तरीका, ये सब क्या होता है मध्यवर्ती चर। तो इस प्रकार से अनुप्रयुक्त अनुसंधान में इन तमाम चीजों का प्रयोग करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला होता है आधारभूत। और आधारभूत का मतलब होता है जैसे हम लोग क्या इसमें शास्त्रीय अनुसंधान करते हैं। शास्त्रीय अनुसंधान का मतलब जैसे इतिहास में या साहित्य में या व्याकरण में इत्यादि इत्यादि जो हम लोग अनुसंधान करते हैं, उस विषय में जो हम लोग अनुसंधान करते हैं वो आधारभूत अनुसंधान के अंतर्गत आता है। आधारभूत इसके अनुसार से मतलब उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर वो आधारभूत अनुसंधान के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि हम उसको विवरणात्मक रूप में लिखते जाते हैं और उसका जैसे तुलनात्मक होता है, जैसे मतलब क्या कहते हैं ये भानुमति टीका और उदयन का क्या कहते हैं किसी और का कोई टीका है, दोनों में अगर हम तुलना करते हैं, दोनों में अगर हम एक ही न्याय का ही कोई टॉपिक है उसमें दो प्रकार के टीका है और दोनों में अगर हम तुलना करते हैं और उसका विवरण लिखते हैं, वो आधारभूत के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद आता है अवधारणात्मक और नैदानिक और ऐतिहासिक। आजकल सबसे ज्यादा वैज्ञानिक के अंतर्गत आता है। तो यानी आधारभूत के बाद अवधारणात्मक होता है। अवधारणा का जिसमें हम लोग प्राकल्पना इत्यादि का प्रयोग करते हैं, प्राकल्पना बनाते हैं। प्राकल्पना का प्रयोग करते हुए मतलब जो है प्राकल्पना की जो 4 भेद है, यानी कथित मतलब कथित कथन के रूप में, उसके बाद मतलब स्वीकारात्मक और स्वीकारात्मक इत्यादि के जो 4 भेद है वो प्राकल्पना नल हाइपोथेसिस जिसे कहते हैं, इसका जब प्रयोग करते हैं तो अवधारणात्मक के अंदर आता है। नैदानिक मतलब किसी समस्या का जो अब निदान करते हैं वो नैदानिक के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक के विषय में हम और आगे चर्चा करते हैं जब दूसरे में एक ही विषय है। और वैज्ञानिक के अंतर्गत वैज्ञानिक का रिसर्च वगैरह होता है। तो ये आता है हमारा उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान के प्रकार। पहला हो गया मात्रात्मक, दूसरा हो गया गुणात्मक, तीसरा हो गया विवरणात्मक, चौथा हो गया विश्लेषणात्मक, पांचवा हो गया अनुप्रयुक्त और छठा हो गया आधारभूत, सातवां हो गया अवधारणात्मक और आठवां हो गया नैदानिक, नौवां ऐतिहासिक वैज्ञानिक। इस तरह से अनुसंधान का उद्देश्य के आधार पर हम लोग क्या करते हैं वो वर्गीकरण करते हैं। गुरुदेव परिणाम के हेलो गुरुदेव, गुरुजी 10वां क्या था? नीचा वाला बोला जाए पॉइंट, नीचा वाला पॉइंट नहीं जानकारी मिल पाई। 8वां 9वां 10वां फिर से बोला अवधारणात्मक के बाद क्या होगा? अवधारणात्मक के बाद वैज्ञानिक क्या होगा? हाँ मैं बतलाता हूँ। अवधारणात्मक हो गया, उसके बाद होता है नैदानिक। मैं फिर से एक बार चर्चा कर देता हूँ। अवधारणात्मक के बाद आता है नैदानिक। नैदानिक का अर्थ होता है जैसे कोई सी समस्या आती है, कोई समस्या जैसे बाढ़ आ गया, तो बाढ़ बिहार में प्रति साल आता है और उस बाढ़ को दूर करने के लिए
किस किस प्रकार की तरीका को अपनाया, जैसे बांध को ऊंचा कर देना, जैसे तटबंध पर जो लोग घर बना लेते हैं उसको दूर से उसको सबको तटबंध से दूर कर दिया जाता है कि नहीं भाई यहाँ ये रहता है, तो इसके कारण से अन्न का उपयोग करते हैं, अन्न के कारण से चूहा आ जाता है, चूहा जो है सो उस तटबंध में छेद कर देता है, जिसके कारण से तटबंध प्रति साल टूट जाता है। तो वो क्या है कि उसका निदान करना, वो आता है नैदानिक के अंतर्गत। बुखार होता है, बुखार के लिए पहले तो हम लोग क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो जो आ जाता है विश्लेषणात्मक में, और उसका बाद निदानात्मक में वो आता है कि इसके लिए क्या उपचार किया जाए, किस प्रकार का उपचार करेंगे कि इसका जो है कोई बुखार या ये जो बीमारी है वो दूर हो जाए। तो ये नैदानिक के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक के अंतर्गत जो है सो कोई ऐतिहासिक जो घटना है जैसे तिथि इत्यादि, चूंकि इतिहास जो है, इतिहास वर्तमान का आईना है। इतिहास जो होता है वो वर्तमान का आईना होता है। पहले इतिहास को देखते हैं, जिसका इतिहास मतलब सुदृढ़ है वो वर्तमान में अच्छा विकास कर सकता है। मैकाले ने कहा था कि किसी पर अगर राज्य करना हो तो उसकी संस्कृति को नष्ट करो, किसी पर अगर शासन करना हो, किसी पर अगर राज्य करना हो तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, अर्थात उसके इतिहास को नष्ट कर दो, उनकी जो परंपराएं हैं उनको समाप्त कर दो, तो आप उस पर राज कर सकते हैं। वही जो ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है कि जैसे हमारे पूर्वजों का क्या मतलब स्वरूप था, यानी उस समय के क्या क्या रूप रहा है, अब क्या होना चाहिए, इतिहास से हम वर्तमान का सीख लेते हैं। तो ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत आ जाता है कि इतिहास का जो घटित घटनाएं हैं उनको वर्तमान में, वो अच्छी घटना है तो उसको हम पुनः करते हैं। आज हम लोग कहते हैं कि मतलब भारत सोने का चिड़िया हुआ करता था, तो हम लोग तो सब जानते हैं कि भारत सोने का चिड़िया हुआ करता था, लेकिन अभी भारत की स्थिति क्या है वो हमको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा कि उस समय सोने का चिड़िया अगर हुआ करता था उसका कारण क्या हुआ करता था, किस कारण से वो ऐसा था, तो उसको हम वर्तमान में उस चीज को लेंगे। अगर इतिहास में कोई गलती हुई होगी किसी से तो उस गलती को हम लोग न स्वीकारें। जैसे मेरे हिसाब से व्यक्तिगत मेरा मत है कि अगर भारत पर विदेशियों का आक्रमण हुआ, विदेशियों का शासन हुआ, उसका एक प्रमुख कारण है कि हमारा जो है ना अहिंसावादी हो जाता। यदि हम उस समय जितना हम लोग, हमारा शस्त्र बल था या आयुध बल था, वो बल को हम लोग क्या किए, अशोक के शस्त्र त्याग के बाद या बौद्ध काल में क्या हुआ कि हम उन तमाम चीजों को छोड़ दिए कि नहीं भाई हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसावादी हो जाना चाहिए। अब सोमनाथ मंदिर पर गजनी आक्रमण कर रहा है, लूट रहा है, हम लोग क्या किए कि नहीं भगवान उसको दंड देगा, वो अपना होगा। यानी हमको इतिहास से वर्तमान के लिए सीख लेना चाहिए। उन तमाम चीजों, यानी हमारी जो कुछ कमियां है उसको दूर किया जा सकता है, या उस समय की जो अच्छाई है उसको हम वर्तमान में ग्रहण कर सकते हैं। तो ये 9वां हो गया ऐतिहासिक, और 10वां है वैज्ञानिक अनुसंधान। वैज्ञानिक अनुसंधान का मतलब होता है कि विज्ञान सम्मत, जिसमें विश्वसनीयता हो, वस्तुनिष्ठता हो, परिकल्पनाएं हो, इत्यादि इत्यादि का जहां पर प्रयोग होता है, जो सब जगह सटीक होता है, उसको हम वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत रखते हैं। तो अनुसंधान का पहला जो प्रकार है वो उद्देश्य के आधार पर है। उसका 10 भेद उद्देश्य के आधार पर 10 प्रकार के अनुसंधान माना गया है। पहला मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक, तीसरा विवरणात्मक, चौथा विश्लेषणात्मक, 5वां अनुप्रयुक्त, और 6ठा आधारभूत, 7वां अवधारणात्मक, और 8वां नैदानिक, 9वां ऐतिहासिक, और 10वां वैज्ञानिक। कुल मिलाकर के 10 प्रकार के अनुसंधान बतलाया गया है उद्देश्य के आधार। अब हम लोग परिणाम के आधार पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अनुसंधान के भेद को एक प्रकार से कई सारे विद्वानों का अपना अपना मत है। आप जब अनुसंधान के विषय में देखिएगा तो कई आपको भेद दिखेगा। तो अब हम लोग परिणाम के आधार पर चर्चा करते हैं।
परिणाम के आधार में पहले तो उसको दो भागों में बांटा गया है। परिणाम को, अनुसंधान को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है योगदान की दृष्टि से और दूसरा होता है अनुसंधान उपागम की दृष्टि से। पहला होता है योगदान की दृष्टि से और दूसरा होता है अनुसंधान उपागम की दृष्टि से। तो अब परिणाम योगदान की दृष्टि से पहला होता है योगदान। योगदान का मतलब होता है कि कैसे इसमें हम लोग कंट्रीब्यूट किया जा सके, मतलब अनुसंधाता का इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो उसको हम योगदान के आधार पर कह सकते हैं। उसमें आता है मौलिक अनुसंधान, जिससे मौलिक अनुसंधान के जो आते हैं, जैसे उसके अंतर्गत आ जाता है प्रयोगात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और दार्शनिक। मौलिक अनुसंधान से क्या होता है कि हमारी ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञानों में उत्तरोत्तर विकास होता है। यानी हम अध्ययन के माध्यम से, अध्यापन के माध्यम से कल के होने वाले सिद्धांत की रचना हम आज करते हैं, यानी वो भविष्य में उपयोगी हो, वह प्रयोग हम मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत कर सकते हैं, मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत। दूसरा होता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब होता है जो त्वरित घटित घटना है, जैसे साक्षात कोई घटना है, जैसे स्कूल इत्यादि में या समाज में ऐसी घटना, कई सारी घटनाएं घटती है, तो उस घटना का कारण क्या है, कारण का पता लगाना, मतलब विषय का चयन करना, कारण का पता लगाना और उसका निदान कैसे किया जा सकता है, उस पर हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत चर्चा करते हैं। जो बीएड किए होंगे उस पर क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च के विषय में पूरा अध्ययन किए होंगे सभी बीएड करने वाले, चूंकि एक्शन रिसर्च बीएड में बहुत बढ़िया से आता है, डीएलएड में आता है, तो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत ये सब आता है। कोई त्वरित घटनाएं हैं, कोई सामाजिक घटना त्वरित होने वाली है, उपलब्ध घटना है, उसका हम कैसे उसको जांच करेंगे। जैसे कक्षा में कोई बच्चा जो है सो प्रतिदिन लेट से आता है, आप पढ़ा रहे हैं, कक्षा में कोई बच्चा प्रतिदिन लेट से आ रहा है, तो प्रतिदिन लेट से आने का उसका क्या कारण है, क्यों आता है, इसका किस कारण से ये आता है, तो इन तमाम चीजों का प्रयोग मतलब क्या कहते हैं, अनुसंधान करते हैं, उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। या कोई समाज में कोई मतलब उच्छृंखल है, कोई उच्छृंखल व्यक्ति है या समाज का विकास नहीं होता है, रूढ़वादिता है, उस रूढ़वादिता का क्या कारण है, उसको हम कैसे दूर करते हैं, निदान कैसे कर सकते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। और व्यवहारिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत क्या कहते हैं कि जिसका वर्गीकरण किया जा सके, उसको हम अप्लाइड रिसर्च से कहते हैं। अप्लाइड व्यवहारिक अनुसंधान को हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। जो अनुसंधान व्यवहार के द्वारा अभिज्ञापित होता है उसको हम व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। जैसे इसका प्रयोग प्रायः, व्यवहारिक अनुसंधान का प्रयोग जो है सो प्रायः बायोलॉजी में या क्या कहते हैं बायोलॉजी में, जूलॉजी में या मानव मतलब मनोविज्ञान में इत्यादि इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। अब मौलिक अनुसंधान को 3 भागों में बांटा गया है। मौलिक अनुसंधान को कितने भाग, इसको एक बार देख लीजिए, ये है इसका, आप लोगों को दिख रहा है? जी सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, स्पष्ट नहीं है महोदय, स्पष्ट नहीं स्क्रीन दिखाई शेयर पड़। किया जाए सर, महोदय स्क्रीन इसको शेयर। लिंक पे भेज दीजिएगा महोदय, इसका लिंक भेज दीजिएगा। नहीं अच्छा सर, मैं फोटो इसका लिंक वगैरह बना करके मैं आपको भेज दूंगा, इसमें सर को भेज देंगे, सर अपना उसको स्क्रीन फोटो खींचकर स्क्रीन पर भी लाया जा सकता है सर, उसको स्क्रीन पर। महोदय लिंक पे भेजेंगे तो सबको जानकारी अच्छी तरह से हो जाएगी। चलिए ठीक। आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आवाज आ रही है। तो इसका स्क्रीन शेयर मैं
कर दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा मुझे उतना टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, इसलिए थोड़ा मैं समय लूंगा। तो अभी मैं इसको पढ़ाने के लिए मैं बतलाता हूँ, समझने की दृष्टि से। अगर आप लोग देख सके तो पहला अनुसंधान का जो वर्गीकरण ये क्या है कि परिणाम के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण किया गया है। इसमें योगदान की दृष्टि से और दूसरा है अनुसंधान उपागम की दृष्टि से, दो भागों में बांटा गया है, योगदान की दृष्टि से और दूसरा अनुसंधान उपागम की दृष्टि से। उसमें पहला जो आता है मौलिक अनुसंधान, जिस पर हम लोग चर्चा किए हैं कि मौलिक जो है सो ज्ञान अभिवृद्धि के लिए इत्यादि के लिए। दूसरा आता है एक्शन रिसर्च अथवा क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान जो त्वरित घटनाओं से संबंधित अगर हम कोई रिसर्च करते हैं, सामाजिक घटना हो, चाहे शैक्षिक घटना हो, चाहे सांस्कृतिक घटना, कोई किसी प्रकार की घटना हो जो आपके सामने त्वरित आया और उसका आप रिसर्च किए, उस पर आप तुरंत निदान करना चाहते हैं कि इसका कैसे हुआ। तो ये समस्या, पहले तो निदान किसी का करेंगे, पहले हमको समस्या ज्ञात करना होगा। बिना समस्या का हम उसका क्या निदान करेंगे? तो समस्या निदान करेंगे। इसमें 5 जो पद होता है, 5 पद का प्रयोग करते हैं, तो फिर हम क्रिएशन रिसर्च इत्यादि का प्रयोग हो जाता है। और तीसरा जो है व्यावृत अनुसंधान है, जिसमें व्यवहार से संबंधित अनुसंधान किया जाता है, जिसका जैसे बायोलॉजी इत्यादि में, इसका जैसे बॉटनी इत्यादि में प्रयोग करते हैं, मनोविज्ञान में मानव का विज्ञान का अध्ययन करते हैं, इत्यादि इत्यादि का जो प्रयोग होता है वो व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत आ जाता है। तो कुल मिलाकर के 3 अनुसंधान जो है योगदान के अंतर्गत आता है। अब उसमें से पहला जो योगदान के अंतर्गत 3 जो आया था, उसमें पहला है मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान को भी 3 भागों में बांटा गया है। मौलिक अनुसंधान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में मौलिक अनुसंधान को बांटा गया है। पहला आता है प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक अनुसंधान का मतलब होता है कि जहां पर जैसे शिक्षा शास्त्र इत्यादि में जो प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रयोगात्मक अनुसंधान यानी जिसमें चर पर नियंत्रित चर या परतंत्र चर या स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, स्वतंत्र चर और मध्यवर्ती चर इत्यादि को लेकर के या हाइपोथेसिस में स्वीकारा, मतलब दिशाहीन, दिशाविहीन इत्यादि जो परिकल्पना हम करते हैं, उस परिकल्पना का जो हम परिपुष्टि करते हैं, उसको अगर हम अधिस्थापित करते हैं, उसको वो सब तमाम चीज आ जाता है प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत। यानी प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जैसे बारंबारता, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एफ टेस्ट इत्यादि का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, वो प्रयोगात्मक अनुसंधान यानी सांख्यिकी विधि का प्रयोग करके सही निष्कर्ष तक हम पहुंचते हैं, वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष तक हम पहुंचते हैं, वो प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आ जाता है। मौलिक अनुसंधान का ही दूसरा भेद है ऐतिहासिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान का ही दूसरा भेद क्या होता है? ऐतिहासिक अनुसंधान, जिसको हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान में जो इतिहास से संबंध, ऐसा नहीं कि शिक्षा शास्त्र में ऐतिहासिक अनुसंधान का प्रयोग नहीं होता है। शिक्षा शास्त्र में भी अनुसंधान में ऐतिहासिक अनुसंधान का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है सो अनुसंधान का विषय लिया कि स्वतंत्रता के बाद संस्कृत शिक्षा में, स्वतंत्रता के बाद संस्कृत शिक्षा में, या किसी स्टेट को ले लीजिए, बिहार राज्य में स्वतंत्रता के बाद संस्कृत शिक्षा में क्या प्रगति हुई, ये आपका विषय है अनुसंधान का। तो ये इसका 2 भेद होता है। ऐतिहासिक सर्वेक्षणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत ये आ जाता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता से पहले क्या स्थिति थी, स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति है, इसमें कितना गुणात्मक प्रयोग मतलब वृद्धि हुई है, कितना परिणात्मक वृद्धि हुई है, किस किस अवस्था में इसकी वृद्धि हुई है, इन तमाम चीजों को हम जब लेखनी में लाते हैं, उस पर अब अनुसंधान करते हैं, तो वो हम ऐतिहासिक सर्वेक्षणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत लाते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत वो आता है। और मौलिक अनुसंधान का ही तीसरा रूप होता है दार्शनिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान का ही तीसरा रूप होता है दार्शनिक अनुसंधान। दार्शनिक अनुसंधान में
दर्शन से संबंधित, दर्शन मतलब क्या होता है? दर्शन एक आईना है, सत्य है, जो दृश्यते इति दर्शनम, जो देखा जाता है, जो प्रतीत होता है, जो ट्रुथ मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसी को हम लोग दर्शन कहते हैं। वैसे तो आप लोग दर्शन वाले ज्यादा होंगे, हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं उतना नहीं दर्शन का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, फिर भी जो मेरे मतलब मूढ़ बुद्धि है, मैं अपनी मूढ़ बुद्धि से ये मैं समझता हूँ कि दृश्यते इति दर्शनम, जो देखा जाता है, जो मतलब साक्षात प्रतीत होता है। जैसे मतलब कोई कहा कि पूरब इधर है, कोई कहता है कि पूरब इधर है, कोई कहता पूरब इधर है। अब इसका साक्षात दर्शन क्या होगा कि सूरज जिधर उदय होता है वो पूरब है। अब सूरज जिधर उदय होता है वो पूरब है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरब, सूर्य जहां पर उदय होगा वही होगा, इधर उधर जो है सो पूरब नहीं हो सकता है। तो सूर्य जिधर, तो ये क्या है, सूर्य जिधर उदय होगा यही पूरब है। ये सब क्या है? दर्शन है। वैसे मैं दर्शन का मैं स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, ये मैं अपनी मूढ़ बुद्धि के माध्यम से मैं कह रहा हूँ। आप लोग इससे ज्यादा जानते हैं, मैं इस पर कोई विशेष चर्चा नहीं करूंगा, ये मेरा क्या कहते हैं, इससे अधिक हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के परिणामात्मक अनुसंधान के पहले दो भेद हो जाते हैं, एक योगदान की दृष्टि से, दूसरा अनुसंधान उपागम की दृष्टि से। अब योगदान तीन प्रकार के हो गए, मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। अब मौलिक अनुसंधान किसे कहते हैं? मौलिक अनुसंधान के भी तीन रूप हो गए, मौलिक अनुसंधान के भी तीन रूप हो गए। पहला प्रयोगात्मक अनुसंधान, दूसरा ऐतिहासिक अनुसंधान, तीसरा दार्शनिक अनुसंधान। तो आप कहेंगे कि ठीक है, आपने योगदान के दृष्टि से तो चर्चा कर ली, योगदान की दृष्टि से जो अनुसंधान के भेद है वो तो मैंने मान लिया, लेकिन अनुसंधान उपागम की दृष्टि से जो आप बतलाए हैं उसका क्या भेद होता है वो बतलाइए। तो अनुसंधान उपागम की दृष्टि से जो अनुसंधान है उसको दो भागों में बांटा गया है। अनुसंधान उपागम गुरु उपकरण। हेलो जी, पूछना चाहते हैं? हेलो जी हेलो, मौलिक के बाद क्रियात्मक अनुसंधान। जी जी जी, मौलिक क्रियात्मक अनुसंधान का भी। जी हाँ, क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब, क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब होता है जो त्वरित घटनाएं हैं, जो ज्वलंत घटनाएं, जैसे कक्षा से संबंधित या समाज से संबंधित या कोई मतलब जो है सो व्यक्तित्व का जो प्रत्यक्ष, जो कोई बच्चा जो है सो इस तरह का कोई बिहेव करता है तो बिहेवियर अनुसंधान, इसको क्रियात्मक अनुसंधान रिसर्च को कहते हैं। जैसे कक्षा में कोई बच्चा लेट से आता है या कक्षा में बहुत ज्यादा जो है शोरगुल होता है, तो इसका तो कई कारण हो सकता है शिक्षक पढ़ाना नहीं जानता है, हो सकता है कि शिक्षक को बोलने की क्षमता उतनी बोलने की क्षमता में उतनी प्रबलता नहीं है या प्रभावशीलता नहीं है कि वह बच्चा को शांत कर सके, या हो सकता है कि बच्चा जो है सो बहुत उच्छृंखल है, उस क्लास का बच्चा बहुत उच्छृंखल है, या बच्चा के पारिवारिक स्थिति मतलब निर्धन परिवार से आता है, उसका पृष्ठभूमि बहुत क्या कहते हैं दयनीय है, इस कारण से वो श्रृंखलता करता है। इन तमाम समस्याओं का जब हम लोग निदान करते हैं, इस तमाम समस्याओं पर जब हम लोग रिसर्च करते हैं, वो आ जाता है एक्शन रिसर्च के अंतर्गत। जी और कुछ? जी कहा गया गुरुदेव कि क्रियात्मक अनुसंधान को भी मौलिक अनुसंधान की तरफ वर्गीकरण भी है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो वर्गीकरण, उसका 5 सोपान बतलाया गया है। 5 सोपान वर्गीकरण के विषय में, मुझे क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में नहीं बतलाया, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं लग रहा है कि इसका हम नहीं कहीं पढ़े हैं। हो सकता है कि कई सारे विद्वान अपने अपने मत दिए होंगे, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान का वर्गीकरण, इसका 5 पद जो बतलाया गया है वो पद ही है। हो सकता है कि इसका कई दूसरा भेद हो, लेकिन मुझे इसके विषय में नॉलेज नहीं है, तो मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे जितना पता है मैं उतना ही कहूंगा, जो नहीं पता है मेरी आदत है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता है तो
मैं कहीं नहीं पढ़ा हूँ क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में, हो सकता है कि होता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे क्रियात्मक अनुसंधान का कोई भेद होता है। हो सकता है, मेरे संज्ञान में नहीं। व्यवहारिक अनुसंधान का भी है गुरुदेव? नहीं, व्यवहारिक अनुसंधान का कोई भेद नहीं है। जी जी, धन्यवाद जी। व्यवहारिक अनुसंधान का कोई भेद नहीं है। मौलिक अनुसंधान को 3 भागों में बांटा गया है, प्रयोगात्मक अनुसंधान के रूप में, ऐतिहासिक अनुसंधान के रूप में और दार्शनिक अनुसंधान के रूप में 3 भागों में बांटा गया है। अब दूसरा, हम लोग शुरू में जो परिणामात्मक अनुसंधान के जो 2 भेद किए थे, योगदान की दृष्टि से, अनुसंधान उपागम की दृष्टि से, तो अब हम अनुसंधान उपागम की दृष्टि से उसको 2 भाग में उसको बांट सकते हैं। उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अनुदैर्घ्य उपागम और एक होता है क्रॉस लिस्ट उपागम। अनुदैर्घ्य उपागम और क्रॉस लिस्ट उपागम। तो अनुदैर्घ्य उपागम का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बॉटनी इत्यादि में कि मान लीजिए कोई पौधा विकास कर रहा है, तो कितने समय में या निर्धारित समय में उसने कितना विकास किया। अगर विकास नहीं किया, एक कहानी है, मैं छोटी सी कहानी मैं बतलाना चाहता हूँ कि एक पति पत्नी में हुआ कि मैं भी पेड़ लगाऊं। आजकल जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, तो लोग वृक्षारोपण कार्य दिखाने के लिए ही वृक्षारोपण करने लगा। तो पति जो है सो हमारे जैसे नौकरी करने वाले थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई मैं भी वृक्षारोपण क्या कहते हैं, वृक्षारोपण करूं। तो वृक्षारोपण में उन्होंने क्या किया कि एक पौधा पेड़ ले लिया, खरीदा और उसको बड़ा बढ़िया गमला में सजा करके उसको अपने छत पर मतलब लगा करके छत पर दे दिया। उसका एक तरफ उन्होंने रख दिया। उनकी पत्नी जो है सो नौकरी करना, तो उन्होंने एक पेड़ लगाया और उनकी पत्नी जो है तो कई सारे पेड़ को मतलब पौधे लगाए, जैसे उसमें कई सारे पौधे थे, तो उसको अपना उन्होंने लगाया, वो भी एक जगह रख लिया। चूंकि वो पति जो है सो खूब उसमें, चूंकि उनका एक ही पेड़ था, उसमें खूब खाद मतलब खाद और ये सब तमाम चीज जो है सो वो देता था, फिर भी उनका पौधा जो है सो डेवलप नहीं कर पाता, विकास नहीं कर पाता। जबकि पत्नी जो है सो उतना खाद पानी उतना नहीं दे पाती थी, घर का काम भी होता था, परंतु उनका पौधा उत्तरोत्तर वृद्धि करता जा रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई हम इतना खाद पानी देते हैं, फिर भी हमारा पौधा अकेला पौधा फिर भी विकास नहीं कर रहा है, और मेरी पत्नी कम खाद पानी देती है, क्योंकि घर का काम भी करती है और ऑफिस भी जाती है, इनके पास समय नहीं मिलता है, कम खाद पानी देती है, फिर भी इनका पेड़ बहुत डेवलप कर रहा है, क्या कारण है। तो उन्होंने रिसर्च किया कि हो सकता है क्योंकि पौधा भी आपस में बात करता है, तो इस कारण से ये अपने सुख दुख की जो है आदान प्रदान कर लेने से इनकी जो मन हल्का रहता है, इसलिए ये लोग आगे डेवलप कर जाता है। और हमारा पौधा चूंकि अकेले ही एकाकी पड़ा रहता है, ये आपस में अपने भाव विनिमय नहीं कर पाता है, इसलिए इसका जो है सो डेवलप नहीं हो पाता है। जैसे इसका मतलब मुख्य, जैसे जगदीश चंद्र बसु का नाम सुने होंगे। जगदीश चंद्र बसु जो है सो वही चीज जो है अपने रिसर्च में प्रदर्शित किया था कि पौधा में जीव होता है। पहले लोग समझता था कि पेड़ पौधा में कोई जीव नहीं होता था, लेकिन उन्होंने सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधा में भी जीव होता है। तो अनुदैर्घ्य मतलब जो अनुदैर्घ्य उपागम जो होता है, अनुसंधान जो होता है, उसमें पौधा से संबंधित, पेड़ पौधा से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, जो उस पर विचार किया जाता है, उसका अनुसंधान किया जाता है, वो अनुदैर्घ्य उपागम के अंतर्गत आता है। ये अनुसंधान अनुदैर्घ्य किसके अंतर्गत आता है? अनुसंधान उपागम के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अनुसंधान उपागम में अनुदैर्घ्य उपागम उसको कहा जाता है। और दूसरा है उसका क्रॉस काट उपागम। क्रॉस काट उपागम का अर्थ होता है मतलब जैसे आजकल क्या होता है कि एक पौधा का जीन दूसरे पौधा में प्रत्यारोपित करके उसमें डेवलप किया जाता है, जैसे उसको दोगला मतलब सरल भाषा में कह सकते हैं प्रवर्धन। हाँ, संकरण। जी सर, हेलो, वर्ण संकर। हाँ वर्ण संकर, जी जी जी।
संकरण 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 पागम के अंतर्गत वही वर्ण संकर, यानी उसमें भी ये भी बायोलॉजी के अंतर्गत ही इसका अनुसंधान किया जाता है, बायोलॉजी के अंतर्गत ही इसका अनुसंधान किया जाता है। उसमें क्रॉस कार्टोपागम में क्या होता है कि एक जीन को दूसरे जीन के साथ संयोजित करके आज हाइब्रिड बनाया जाता है, हाइब्रिड बनाया जाता है। जैसे पहले जो है सो पहले का गाय जो है सो 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर अधिकतम 5 लीटर दूध देती थी। आजकल के गाय जो है सो 20-20 लीटर 25-25 लीटर यहाँ तक कि 50-50 लीटर तक देने वाली दूध देने वाली गाय आजकल मिल जाती है। तो उसका कारण क्या है कि एक जीन को दूसरे जीन के साथ संयोजित करके उससे क्रॉस बनाया जाता है और उसको वर्ण संकर बना करके उसको उसमें हाइब्रिड डाला जाता है। तो ये कुल मिला करके हमारा जो है ये परिणाम के आधार पर अनुसंधान के भेद बतलाया गया है। तो अब हम लोग जो है सो 2 अनुसंधान जो मतलब एक तो परिणाम के आधार पर, दूसरा जो है सो एक परिणाम के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर 2 मतलब आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है। अब तीसरा है अनुसंधान। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। अब जा रही है। अनुसंधान विधि के आधार पर हम इसको अनुसंधान विधि के आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं। अनुसंधान परिणाम के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा है अनुसंधान विधि के आधार पर हम अनुसंधान का वर्गीकरण करते हैं। अब अनुसंधान विधि के आधार पर क्या हुआ? अब विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है जिसका हम प्रयोग करके निश्चित निष्कर्ष तक प्रयोग, जिसमें टूल्स इत्यादि का प्रयोग करते हैं, वो विधियां के अंतर्गत आ जाती है। जैसे अनुसंधान विधियों में एक आता है सर्वेक्षणात्मक, उसको 3 भागों में, अनुसंधान विधि के आधार पर जो अनुसंधान है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सर्वेक्षण विधि, तीसरा है ऐतिहासिक विधि और चौथा है प्रयोगात्मक विधि। ये कुल मिलाकर के अनुसंधान के सभी शिक्षा शास्त्र, मैंने आपको बतलाया कि विधि प्रकार के विषय में हर एक शिक्षा शास्त्रियों का अपना अपना विभाजन करने का मत है। सब अपने अपने विभाजन अपने अपने हिसाब से विभाजित करते हैं। तो उसमें से सर्वेक्षण विधि आता है, दूसरा आता है ऐतिहासिक विधि और तीसरा आता है प्रयोगात्मक विधि। अब ऐतिहासिक विधि के सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत उसका कई सारे भेद किया गया है। सर्वेक्षण विधि क्या होता है कि जैसे सर्वेक्षण विधि में जैसे प्रश्नावली इत्यादि टूल्स अनुसंधान का जो अनुसूची बनाते हैं, प्रश्नावली बनाते हैं या साक्षात्कार लेते हैं, वो सब तमाम चीज सर्वेक्षण के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मैंने बिहार राज्य, अभी मैं आपको बतलाया था, चूंकि मेरा ये टॉपिक रहा है बिहार राज्य स्वातंत्रोत्तर कालिक संस्कृति शिक्षा प्रगति सर्वेक्षणात्मक, तो ये ऐतिहासिक सर्वेक्षण हो गया। मैंने आपको पहले बतलाया कि ये ऐतिहासिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आ गया। तो सर्वेक्षण विधि में, सर्वेक्षण विधि का भी कई प्रकार बतलाया गया है। सर्वेक्षण में क्या होता है कि उसमें प्रश्नावली के माध्यम से आप सर्वेक्षण कर सकते हैं। आप खुद नहीं जा सकते हैं तो सब जगह आप मतलब जितने भी आपका न्यायादर्श है, जितने भी आपने न्यायादर्श लिए हैं, उस तमाम जगह पर आप प्रश्नावली भेज करके आपका उसका डाटा मंगवा सकते हैं। या वो क्या कहते हैं साक्षात्कार, अगर आपका न्यायादर्श छोटा है तो साक्षात्कार के माध्यम से आप उसका सर्वेक्षण कर सकते हैं या अनुसूची के माध्यम से सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसका सर्वेक्षण करने के कई रूप बतलाया गया है सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत। तो उसमें से कौन कौन सा रूप है, आप पूछिएगा कौन कौन सा रूप है सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत। उसमें आता है पहला विवरणात्मक, दूसरा आता है विश्लेषणात्मक, तीसरा आता है, पहला हो गया विवरणात्मक, दिख रहा होगा, ये है सर्वेक्षण। एक सेकंड ये सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत जो है पहला आ गया विवरणात्मक, दूसरा विश्लेषणात्मक, तीसरा होता है विद्यालय सर्वेक्षण और चौथा होता है सामाजिक।
ये 4 भेद सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत लाया जाता है। सर्वेक्षणात्मक विधि के अंतर्गत 4 ठो रूप बतलाया गया है। कौन कौन? विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, विद्यालय सर्वेक्षण और सामाजिक। अब विवरणात्मक का अंतर्गत, विवरणात्मक किसे कहते हैं उस पर हम लोग करते हैं चर्चा। विवरणात्मक में क्या करते हैं कि सर्वेक्षण विधि तैयार करते हैं, टूल्स तैयार करते हैं। टूल्स का कई भेद होता है। साक्षात्कार, जैसे मैंने आपको बतलाया अभी, सर्वेक्षण के प्रश्नावली के माध्यम से उसको जो है सो मतलब टूल्स तैयार करते हैं, प्रश्नावली लेकर के, या नहीं तो मतलब साक्षात्कार करते हैं, अनुसूची करते हैं, या चेकलिस्ट के माध्यम से चेकलिस्ट बनाते हैं उसके माध्यम से। यानी इस विवरणात्मक सर्वेक्षण में हम 3 टूल्स या 4 टूल्स का प्रयोग करके हम सर्वेक्षण कर सकते हैं। 3 टूल्स में जैसे हम लोग अभी आपको बतलाया कि प्रश्नावली बना लिए, 20-25 प्रश्नावली बनाने का भी नियम होता है कि वो प्रमाणीकृत हो। जैसे तो मतलब जैसे एमएड स्तर पर होता है, एमएड स्तर पर उतना मापन मूल्यांकन कृत प्रमाणीकृत प्रश्नावली नहीं होता, स्वनिर्मित भी आप प्रश्नावली बना सकते हैं। परंतु अगर आप पीएचडी लेवल पर अगर आप प्रश्नावली बनाते हैं तो मापीकृत प्रमाणीकृत होता है। इसका एक संस्था है आगरा में एक रिसर्च सोसाइटी है, उसके द्वारा वह प्रमाणीकृत प्रश्नावली आपके विषय से संबंधित वो देता है। क्योंकि आप जो सर्वेक्षण कर रहे हैं वो उसमें तभी आप उसमें विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता आ सकती है जब आपका प्रश्नावली प्रमाणीकृत हो। अगर आपका प्रश्नावली प्रमाणीकृत नहीं है तो आप में उस सब प्रश्नावली उसमें आपका विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या वैधता नहीं आ सकती है। तो सर्वेक्षण की विधि के अंतर्गत जो 4 हम लोग साक्षात्कार भी लेते हैं, तो साक्षात्कार में प्रमाणीकृत प्रश्नावली की इतनी आवश्यकता नहीं है। परंतु चेकलिस्ट और प्रश्नावली अगर हम बनाते हैं तो उसमें आपको प्रमाणीकृत, पीएचडी लेवल के लिए प्रमाणीकृत प्रश्नावली आवश्यक हो जाता है। तो आपका पहला जो हो गया सर्वेक्षणात्मक। दूसरा जो मैंने आपको सर्वेक्षणात्मक के जो मैंने आपको बतलाया, सर्वेक्षणात्मक के 4 जो भेद बदला है, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक। अब विश्लेषणात्मक क्या होता है? विश्लेषणात्मक का होता है प्रलेखी आवृत्ति। अब हम लोग सर्वेक्षण करते हैं तो उसका विश्लेषण करते हैं। चौथे अध्याय में जब हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा कलेक्शन ये शिक्षा शास्त्र में होता है। शास्त्र में जैसे शास्त्रीय अनुसंधान होता है उसका विधि अलग है और शैक्षिक अनुसंधान का विधि अलग होता है। तो शैक्षिक अनुसंधान में विश्लेषणात्मक के अंतर्गत आता है प्रलेखी आवृत्ति, यानी आवृत्ति बनाया जाता है। आवृत्ति के विषय में आप पूछेगा कि आवृत्ति क्या होती है, तो आवृत्ति के अंतर्गत आता है हम जो प्रश्नावली, जैसे हम प्रश्नावली बनाते हैं तो प्रश्नावली में एक होता है कि डायरेक्ट प्रश्नावली होता है, एक होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली में हम 4 ऑप्शन देते हैं और चारों ऑप्शनों में से कोई एक जो पर टिक लगाने के लिए करता है, तो प्रलेखी उसका आवृत्ति करता है। एक होता है प्रेक्षण सर्वेक्षण। प्रेक्षण सर्वेक्षण का मतलब होता है ये प्रेक्षण रोसामसी इंक टेस्ट आप लोग बीएड में पढ़े होंगे, जो बीएड किए होंगे उनको पता होगा कि रोसामसी इंक टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं, उसमें अदृश्य चित्र होता है। यानी मतलब उसमें कोई अदृश्य जैसे लेबराया हुआ जैसे अंक का मतलब स्याही रहता है, उसमें से जिस पर आप परीक्षण कर रहे हैं उनसे कहेंगे कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, जबकि वो अस्पष्ट हो रहता है, उसमें आपको कुछ नहीं। लेकिन उसके व्यक्तित्व मापन के लिए या आपकी अभियोगिता मापन के लिए
या क्या कहते हैं वस्तुनिष्ठता मापन व्यक्तित्व मापन के लिए या अभियोगिता मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रोसामसी जो मतलब प्रयोग किया है कि उसमें आपको उसमें कौन सा चित्र किस प्रकार का चित्र दिखाई देता है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। वो प्रेक्षण के अंतर्गत यानी मतलब कुछ जैसे हम लोग पेन से लिखते हैं, आजकल तो लोग कलम लीड से वो क्या कहते हैं बॉल पेन से लिखते हैं। पहले लोग क्या करते थे करची कलम से, जो आप लोग लिखे होंगे, मुझे लग रहा है कि आप लोग जितने भी हैं प्रायः प्रयोग किए होंगे कि करची कलम से लिखा जाता था, या नहीं तो वो क्या कहते हैं वो जो मतलब नीम पेन होता था जिसमें नीम लगा रहता था उससे हम लोग लिखा करते थे। तो उससे क्या करते थे रोसामसी में मतलब उस रचनाएं को झाड़ दिया, उसमें से हम बच्चों से पूछते थे इसमें आपको कौन सा चित्र प्रतीत होता है, तो वो जो चित्र बतलाता था उसका मापन मूल्यांकन किया जाता है, यानी उसका व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। वो जो सर्वेक्षण है वो प्रेक्षण सर्वेक्षण के अंतर्गत आ जाता है। अगला है मापनी सर्वेक्षण। मापनी सर्वेक्षण जैसे बुद्धि मापन या इत्यादि इत्यादि का प्रयोग करते हैं, ये सर्वेक्षण के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद आलोचनात्मक घटना है, कारक विश्लेषण। इस पर अगर चर्चा करेंगे तो थोड़ा बहुत लंबा समय खिंच जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा संक्षिप्त में आप लोगों को बता देता हूँ। मतलब जो है विश्लेषणात्मक के 5 भेद हो गए, प्रलेखी आवृत्ति, मापनी सर्वेक्षण, आलोचनात्मक घटना और कारक विश्लेषण। ये 5 जो है सो विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण के अंतर्गत आ जाता है। महोदय विश्लेषणात्मक के 5 भेद एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए। विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण के अंतर्गत प्रलेखी आवृत्ति, दूसरा प्रेक्षण सर्वेक्षण, तीसरा मापनी सर्वेक्षण, चौथा आलोचनात्मक घटना, और 5वां कारक विश्लेषण। सर 5वीं क्या बोली, फिर से बोली जाए। कारक विश्लेषण, कारक विश्लेषण। एक बार सर फिर से बता दीजिए। ये मतलब ऐतिहासिक सर्वेक्षण के जो 4 रूप बतलाए हैं, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक और विद्यालय सर्वेक्षण और सामाजिक, उसमें से विवरणात्मक के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग विश्लेषणात्मक के विषय में 5 जो अभी भेद बतलाए हैं, प्रलेखी आवृत्ति, प्रेक्षण सर्वेक्षण, मापनी सर्वेक्षण, आलोचनात्मक घटना और कारक विश्लेषण, ये 5 भेद। 5वां वाला 5वां कारक विश्लेषण, कारक विश्लेषण। ठीक ठीक जी सर। गुरुजी 10-5 हो चुका है। 5 हो गए। अब ऐतिहासिक के भी 3 भेद मैं आपको वैसे बतला ही देता हूँ, अभी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा। अब विराम दिया जाए गुरुदेव जी 10-5। गुरुजी समय हो चुका है। अच्छा ठीक है, तो मैं अब अगर आपका कोई प्रश्न है इसमें से तो पूछा जाए। सर जी सर ये हेलो 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 गुरुजी, अनुसंधान उपागम के तहत 2 आपने बताया था, एक अनुदैर्य उपागम, एक कोशनिष्ठ करके कुछ बताया था आपने। अच्छा हाँ, क्रॉस काट उपागम, क्रॉस काट उपागम यानी गुरुजी आज का जो आपका प्रमुख विषय था वो तो आप पढ़ाए ही नहीं। आपका प्रमुख विषय था समीक्षात्मक और तुलनात्मक जो भेद है वो पढ़ाना था। ये तो अनुसंधान के प्रकार में तुलनात्मक करेंगे ना। अनुसंधान के प्रकार जो है उस पर हम लोगों को चर्चा करना था। गुरुजी आपने जो आज पढ़ाया उसका फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दीजिएगा गुरुदेव, विनती है आपसे। निश्चित वो कर देंगे, और कई सारे भेद है, मैं उसको भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम कर देंगे, क्योंकि अभी पूरा पर चर्चा नहीं हो चुकी, क्योंकि अनुसंधान के कई सारे पीडीएफ के माध्यम से ज्यादा बेहतर रहेगा। पीडीएफ के माध्यम से। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है।
सर इसका जवाब कैसे देंगे? सर हेलो, इसका जवाब सर कैसे देंगे? लिंक नहीं ना है, लिंक उस दिन भी नहीं मिल पाया महोदय। सर जी लिंक नहीं मिल पाया हम लोग को प्रथम दिन। सर उस दिन छूट गया था। लिंक भेजा जाए जिसपे हम लोग प्रश्न उत्तर भेज सके। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी का आवाज म्यूट किया हुआ है। आवाज नहीं है। हेलो हाँ हेलो। जी, लिंक जो प्रथम दिन का लिंक की बात हुई थी वो लिंक नहीं मिल पाया हम लोग को। दूसरा सर ये जिसमें बात आप प्रश्न भी नहीं सर भेज से बात पाए। कीजिएगा, ये मैं नहीं बतला सकता हूँ क्योंकि मैं लिंक भेजने के लिए मैं मतलब अधिकृत नहीं हूँ। ये आपको सर से बात कर लीजिए, यदुवीर सर से बात कर लीजिएगा या ध्रुव सर से बात कर लीजिएगा। ध्रुव जी बतला देंगे या यदुवीर सर बतला देंगे। नंबर नहीं है। सर ये बता दीजिए एक बार। सर आज की कक्षा समाप्त हो गई क्या? लीव हो सकते हैं? गुरुजी आज का प्रश्न पूछ सकते हैं। सर आज की कक्षा समाप्त हो गई क्या? लीव हो सकते हैं क्या? गुरुजी आज का प्रश्न सब लोग रहेंगे। सभी को सूचित किया जाता है कि कक्षा समाप्त होने के उपरांत आपको आधे घंटे के अंदर में अथवा अगर 1 घंटे के आपका अंदर कोई में प्रश्न आपको लिंक है भेजा तो जाएगा। हमसे प्रश्न पूछ इसके सकते हैं। पहले अगर आपका प्रश्न खत्म हो गया है तो आप लीव पर हो सकते। फिर अगला क्लास कब है गुरुदेव? अगली वर्ग कब होगी? पीडीएफ सबको मिल चुका है। पीडीएफ पढ़िए, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिएगा तो पता चल जाएगा कब कब क्लास है। श्रीमान व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ेंगे? अरे सूचना दे रहे हैं गुरुजी आज का प्रश्न तो नहीं दिया गया है। अरे सब सूचना दे रहे हैं। आज की कक्षा अत्यंत सराहनीय रही। अग्रेतर का कक्षा कब है? जितना मैं पढ़ाया हूँ सबका मैं अभी ये पीडीएफ बना करके मैं भेज देता हूँ आप लोगों के ग्रुप में। सर प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे जितना मैंने पढ़ाया और हेलो मैं आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। जी गुरुजी ठीक है। नेचर महोदय आज का विषय पूरा नहीं हुआ है क्योंकि